नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बार बार ये कहना है कि हम 200 से अधिक सीटें जीत रहे हैं, जबकि उनके केवल 3 एमएलए वहाँ 2016 के विधानसभा चुनाव में बने थे। किस आधार पर बीजेपी वहाँ पर ये दावा कर रही है कि वो 200 सीटें जीत रही है? इसके लिए तह में जाने के लिए मैंने बात की केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से। डॉक्टर संजीव बालियान जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले के भाजपा सांसद हैं और उन्हें 4-5 लोकसभा क्षेत्रों का एक तरह से प्रभारी बनाया गया है पश्चिम बंगाल में, और मुर्शिदाबाद वगैरह जिस इलाके में आते हैं। और उन्होंने जो पिछले 3-4 दौरों के दौरान पश्चिम बंगाल में बीजेपी के समर्थन में माहौल देखा है, उसके बारे में मेरे कुछ सवालों का जवाब दिया। और इस वीडियो में देखिए कि वो किस तरीके से पश्चिम बंगाल का सूरत हाल बयान कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में कई बार जा चुके हैं वहाँ पे, तो अभी वहाँ का क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है आपको? देखिए, भाषा समझने में और उसमें थोड़ी समस्याएं ज़रूर हैं, लेकिन एक जब भी आम लोग मिलते हैं या बाज़ार में कहीं गुजरते हैं, कार्यकर्ताओं से अलग भी, और जब जैसे पार्टी की तरफ से अभियान आया कि भाई चाय पे चर्चा का एक अभियान है या पंपलेट बांटने का मोहल्लों में अभियान है, तो जब लोगों से मिलते हैं और चाहे उनको हिंदी समझ ना आती हो, चाहे हमसे बात ना कर पाता हो, लेकिन उसकी आंखों से और उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का। एक पॉजिटिव वाइब्स आती है पश्चिम बंगाल में हर व्यक्ति की तरफ से भाजपा के प्रति। आपका ही है भाजपा के प्रति, तो उस पॉजिटिव वाइब्स को देख कर लगता है, और लोगों में कसक बहुत है जो मैं वहाँ महसूस करता हूँ। जो चूँकि एक ऐसा पार्टी की तरफ से कार्यक्रम भी है कि आपको जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनसे बातचीत करनी है, उनसे मिलना है, चाहे वो अध्यापक हों, वकील हों या और अलग अलग प्रोफेशन हो जिसे आप बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं। तो एक उस वर्ग के मन में कसक बहुत है कि बंगाल कहीं ना कहीं बहुत पीछे रहेगा इस सब दौड़ में। जो डेवलपमेंट की एक नई सोच चली है, या इंडस्ट्री होनी चाहिए बंगाल में भी, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, बिजली, पानी। और आज भी जब गांव में जाते हैं बंगाल के, तो मुझे लगता है कि मेरा जन्म 1972 में हुआ था और कच्चे घर थे हमारे यहाँ जिसमें मेरा जन्म हुआ, और 1973 में पक्के घर बन गए थे, मेरी माँ बताती 1 साल बाद। तो वहाँ देख के ऐसा लगता है गाँव में जाएंगे तो एक भी पक्का घर नहीं है, और बिल्कुल अपना बचपन सा याद आता है। शायद हमारे बचपन में भी गाँव के हालात ज़्यादा बेहतर थे जो पश्चिम बंगाल में भारत गाँव में मैं देखता हूँ। तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ कभी कुछ किया ही ना गया हो। पूरा गांव कच्चा, एक भी घर पक्का नहीं, कोई सुविधा नहीं। सड़कें भी मिलेंगी तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें मिलेंगी गांव तक, उससे अलग मुझे नहीं लगता कि गांव में कहीं सड़क। और सबसे बड़ी बात है, इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ अब तक। पानी है पश्चिम बंगाल में अगर किसान के एंगल से आप देखेंगे तो, लेकिन कहीं भी ट्यूबवेल बिजली की नहीं है, जो हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है जो वेस्टर्न यूपी के रहने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें पहले लोगों के शायद मन में नहीं थी, लेकिन अब लोगों के मन में ये बात आनी शुरू हो गई है, और मुझे लगता है कि इसका परिणाम इस बार पॉजिटिव ही निकलेगा। अमित शाह जी कई बार गए हैं वहाँ, जेपी नड्डा जी गए हैं, और हर बार ये कहते हैं कि 200 सीटें बीजेपी वहाँ जीतने वाली है। 3 से 200 का ये मैजिकल ये कैसे होगा? देखिए, मैजिक तो ये भी है कि जब 14 का चुनाव हुआ तो हमारी पश्चिम बंगाल में 2 सीटें थी। एक तो दार्जिलिंग जो परंपरागत सीट रही है, उसे छोड़ दो तो बाबुल सुप्रियो की सीट हमारे पास मात्र थी, और उसमें भी बहुत बड़ा कारण लोग मानते थे कि वो बड़े सिंगर हैं, तो शायद उनका भी बहुत बड़ा स्वयं रोल रहा, स्टार है, वो स्टार के रूप में जीते थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आप दार्जिलिंग की सीट पहले से रही है और ये बाबुल सुप्रियो। लेकिन उसके बाद उससे लेकर हम चौथे नंबर की पार्टी थे। पहले नंबर की टीएमसी, फिर कम्युनिस्ट, फिर कांग्रेस, फिर हम। और 2019 तक आते आते आप ये देखिए कि 2019 तक आते थे हम और टीएमसी, ना कांग्रेस और कम्युनिस्ट कहीं रहे ही नहीं। तो ये इतना बड़ा बदलाव है कि वाकई अगर कहीं भविष्य में कोई स्टडी करेगा तो पश्चिम बंगाल में भाजपा का उदय, जिसका श्रेय कहीं ना कहीं अमित शाह जी को जाता है, जो उन्होंने लोगों को ये दिखा दिया पश्चिम बंगाल में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य पार्टी है विपक्ष में। हर मुद्दे पे विपक्ष की भूमिका, लड़ाई, उन्हें कह सकते हैं कि नीचे तक बिल्कुल। हमारे विधायक नहीं थे, उसके बावजूद जनता की नज़रों में आगे मुख्य विपक्षी दल भाजपा है। और जो टीएमसी के विरोध में लोग थे या जो अच्छे सिस्टम को चाहते थे, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते गए। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय अगर अमित शाह
जैसे लड़ाका अध्यक्ष को जाता है, जो लड़ना जानते हैं, जो कार्यकर्ता को खड़ा करना जानते हैं, बिल्कुल निचले स्तर से काम शुरू किया गया हर गांव में। लोकसभा चुनाव का सिनेरियो विधानसभा से अलग होता है, ये आपने अपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा। सब जगह कास्ट जो सिचुएशंस हैं, बाकी इक्वेशंस हैं, वो सारी बदल जाती हैं इसमें। और लोग ये कहते हैं कि जो 2019 में 18 सीटें लोकसभा की जीती हैं वहाँ पे बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में, वो मोदी करिश्माई है, मोदी मैजिकी है। देखिए, कहीं लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जाती है, चेहरा नरेंद्र मोदी होते हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करो, यहाँ हमने 325 सीटें जीती, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं था कोई, चेहरा यहाँ भी नरेंद्र मोदी थे। विधानसभा में भी घोषणा नहीं हुई है किसी की पश्चिम बंगाल में कि कौन मुख्यमंत्री होगा, वहाँ भी चेहरा नरेंद्र मोदी है। तो चेहरा तो नरेंद्र मोदी थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि सबसे लोकप्रिय चेहरा है पार्टी का, इसमें कोई बात दो राय नहीं है। लेकिन आज अगर हम अपने आप को ये सिद्ध कर चुके तो बंगाल में जातिगत राजनीति नहीं है, ये बहुत अच्छी खूबसूरत बात है बंगाल के, जो मुझे वहाँ जाके पता लगी, पहले नहीं मुझे पता थी कि कोई प्रदेश ऐसा भी है। उत्तर भारत को जब हम देखते हैं तो जातिगत राजनीति हर समीकरण दिखाई देते हैं। पश्चिम बंगाल में जातिगत राजनीति का कोई स्कोप नहीं है, वहाँ जातियों की बात मैंने कभी होती नहीं देखी, जितना मुझे पता लगा है, जितना मैंने पश्चिम बंगाल को जाना, जातिगत बात नहीं है। और अब लोगों के मन में ये है कि अगर टीएमसी का कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है, उनके मन में है कहीं ना कहीं बेहतर सरकार भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। तो चेहरा तो मोदी हैं, मुझे लगता है अब तो मुख्य भूमिका में आ चुके हैं। टीएमसी से मुख्य किस चीज़ को लेकर नाराजगी है लोगों की, आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि वहाँ गुंडागर्दी, हम पहले बिहार के बारे में सुनते थे या उत्तर प्रदेश के बारे में सुनते थे, चुनाव में रिगिंग होती थी या इस तरह से, तो वहाँ गुंडा टैक्स, अगर आप कोई भी व्यक्ति कोई घर भी बनाएगा तो गुंडा टैक्स, आप कोई भी छोटा सा भी दुकान खोलने से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक लगाएंगे तो आपके पास टीएमसी के लोग पहुँचेंगे। हर काम करने पे वहाँ आपको पैसा देना पड़ेगा। एक तरह से गुंडों के कब्जे में है पूरा पश्चिम बंगाल। एक तरह से वही गुंडे हैं, शायद बहुत से लोग वही हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में काम चलाते थे, वो फिर टीएमसी में आए। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सिंडिकेट वेस्ट बंगाल में बना हुआ है। और डेवलपमेंट की बात तो वेस्ट बंगाल में कभी किसी ने की नहीं, मुझे लगता है। गाँव देख कर आपको अंदाजा होगा कि शायद इस देश में किसी भी हिस्से में इस तरह के हालात नहीं होंगे जो पश्चिम बंगाल। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये उजागर हुआ था कि जो मुसलमान हैं इस देश के, सबसे ज़्यादा बैकवर्ड मुसलमान पश्चिम बंगाल का है, और इसी वजह से पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान थे वो कम्युनिस्ट वोट्स सारे ट्रांसफ़र हुए थे ममता बनर्जी को। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं वहाँ से। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अगर आप वहाँ गांव में जाएंगे, मैं बहुत से गांव गया हूँ जो हिंदू बहुल गांव हैं, और विशेष रूप से उन गाँव में मैं गया हूँ जो बांग्लादेश से माइग्रेंट आए थे बहुत पहले, मथुआ हैं या कुछ और लोग हैं, उनकी हालत तो मुस्लिम से भी बदतर है, आप ये कह सकते हैं। ज़मीन उनके पास है नहीं, बहुत छोटी छोटी अगर किसी के पास है, और वो गाँव में काम करते हैं, दूसरों की ज़मीनों में काम करते हैं। बहुत से गाँव ऐसे मुझे दिखाई दिए जहाँ एक भी पक्का घर नहीं है, एक भी पक्का घर नहीं, कोई रोज़गार नहीं है, कोई और सुविधाएं नहीं है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोई सुविधा कभी सरकारों ने देने का वहाँ प्रयास किया ही नहीं पश्चिम बंगाल में। लेकिन कोलकाता में मेट्रो ट्रेन इस देश में सबसे पहले चली थी। देखिए, उसके बावजूद भी उसे पूरे एक डेवलपमेंट का एक सिंबल बनाया गया था। और आज सारे राज्य, जितनी भी सरकारें हैं, सब स्टेट्स, वो हर जगह छोटे से छोटे शहर में मेट्रो चलाना चाहती है, ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ डेवलपमेंट करा रहे हैं। इसके बावजूद ये कैसे मान लें कि पश्चिम बंगाल इतना पिछड़ा रहा? और जैसे आप बता रहे कि कच्चे घर हैं, ऑब्वियस सी बात है, होंगे कच्चे घर, लेकिन मेट्रो ट्रेन जहाँ सन 80 में या 81 में चल गई थी, वहाँ वो इतना पिछड़ा कैसे रह गया? ये आपने क्या अपनी तरफ से फील किया कि उन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा, डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? सेंटर के साथ तालमेल नहीं रहा, हमेशा सरकारें ऐसी रही जो अलग ही रही, बिल्कुल गठबंधन में बहुत कम बार आए सीपीएम वाले या सीपीआई वाले। तो क्या इसका रीजन रहा, क्या गैप क्या रहा, क्यों हुआ ऐसा? देखिए, बंगाल के मामले में कुछ अलग सी बातें हैं। मैं अंडमान निकोबार बहुत जाता हूँ, सेलुलर जेल में साल में एक बार मैं ज़रूर जाता हूँ, मुझे हमेशा अच्छा लगता है वहाँ जाके। और जब वहाँ शहीदों के नाम देखेंगे सेलुलर जेल में, तो आपको पंजाब और पश्चिम बंगाल के लोग दिखाई देंगे। आज़ादी के आंदोलन में अगर पंजाब के साथ साथ सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी रहे, एक्टिव आगे रहे, तो पश्चिम बंगाल के लोग रहे, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो या बहुत से लोग हो रहे। पहले बंगाल और पश्चिम बंगाल और पंजाब बड़े स्टेट थे। और फिर आप कहीं ना कहीं एक जो वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग या इंटेलेक्चुअल वर्ग, उसमें देखेंगे तो उसमें बंगाल बहुत आगे रहा है।
लेकिन जब कहीं कलकत्ता पहले से सेंटर रहा है, एक तरह से एक व्यापारिक केंद्र रहा है बहुत बड़ा कलकत्ता, लेकिन ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि जब आप कलकत्ता से बाहर निकलते हैं तो वहाँ के हालात जो हैं वो बड़े अजीब हैं। वो विकास सिर्फ कलकत्ते तक सीमित रहा, और इसका कारण जो आपने कहा वो है बहुत बड़ा। कम्युनिस्ट का इतना लंबा शासन रहा, कम्युनिस्ट शासन में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज वहाँ बंद कर दी गई, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज कम्युनिस्ट शासन में बंद हुई। और जब ममता का राज आया कम्युनिस्ट के बाद, 25 साल तो कम्युनिस्ट ने राज किया, और जब ममता बनर्जी का राज वो आया तो ममता बनर्जी दूसरी दिशा में चली गई। वो कम्युनिस्ट के विरोध में आई, लेकिन विचार फिर उसी राह पर चल दी जिस राह पर कम्युनिस्ट चले थे। तो एक पॉपुलिस्टिक वो तो रहे सबके बीच में। मैं बताता हूँ आपको क्यों है। जो लोग पहले कम्युनिस्ट में थे या वाम मोर्चे में जो जुड़े हुए थे लोग, वही जब इतना लंबा एक कार्यकाल हो जाता है तो कुछ लोगों में नाराजगी भी होती है, वो लोग ममता से जुड़ गए। आज सेम यही बीजेपी के साथ हो रहा है। बीजेपी के पास अपना वहाँ कोई कैडर नहीं है, और कुछ अलग प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिलीप घोष हैं, या कुछ और बड़े बड़े 4-5 नाम छोड़ दें तो सब वही फेस नज़र आते हैं जो टीएमसी में थे। मुकुल राय हैं या कोई और शुभेंदु हैं, बाकी लोग हैं। तो फिर बीजेपी ये कैसे सोच रही है कि हम एकदम बदलाव कर देंगे? वही लोग पहले कम्युनिस्ट उसमें थे रिजीम में, उसके बाद ममता के साथ वही रहे, अब वही बीजेपी में आ रहे हैं। कैसे होगा ये? देखिए, ये इसलिए होगा कि एक बीजेपी एक विचारधारा की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे वोट्स वहाँ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कैडर हमारा शुरू से ही, हमें चाहे वोट वहाँ 7% मिलते हों या 8% मिलते हों। अगर पुराने समय में आप देखेंगे तो 90 से 2000 के बीच में भी हमें 6 से 7% वोट बंगाल में मिलते रहे। एक आरएसएस का कैडर और भाजपा का कैडर शुरू से रहा है, एक विचारधारा के प्रति लोग समर्पित रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में भी देखें, कोई चुनाव से बहुत लोग पहले पार्टी में सपा और बसपा से आए, बहुत बड़ी संख्या में आए, उनमें विधायक भी बने, उनमें से कुछ मंत्री भी बने स्वाभाविक रूप से। लेकिन जब सरकारें चलती है तो सरकार बीजेपी की विचारधारा पर चलती है। टीएमसी के मामले में ऐसा नहीं था। टीएमसी कोई विचारधारा से उत्पन्न पार्टी नहीं थी। टीएमसी तो एक कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा था वो ममता बनर्जी के रूप में बाहर निकला। कांग्रेस से अलग हुई तो ममता बनर्जी निकली, तो वो लोग जुड़ते चले गए साथ। लेकिन भाजपा और टीएमसी में यही अंतर है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ विचारधारा है, यहाँ जो भी आएगा उस विचारधारा में उसको शामिल होना पड़ेगा। पार्टी अपनी विचारधारा किसी के लिए नहीं बदलती, उसे अपने आप को बदलना होगा। तो इसलिए बदलाव तो निश्चित रूप से दिखाई देगा। कौन कौन से क्षेत्रों को आप देख रहे हैं वहाँ पे? मैं नदिया और मुर्शिदाबाद जनपद है जिनमें 5 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ मैं लगातार मेरा आना जाना है, और पार्टी की तरफ से एक कह सकते हैं कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, एक तरह से हौसलावर्धन। चुनाव तो पश्चिम बंगाल के लोगों को लड़ना है, हम तो उनका जाके हौसला बढ़ा सकते हैं। लेकिन और स्टेट्स के एमपी को वहाँ भेजा जा रहा है, क्यों, किस वजह से? नहीं, और स्टेट आप तो पश्चिम बंगाल में घूमे नहीं है इतना, तो क्या उसके पीछे एक थ्योरी क्या बनाई गई है कि आपको जो जैसे प्रभारी बना दिया गया कि आप 5 लोकसभा के आप हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी गए थे वहाँ पे, बाकी लोग भी जा रहे हैं, तो वो किस हिसाब से वहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्या सोच के किया गया? देखिए, करीब 8 लोगों को लगाया, सांसदों को भी नहीं लगाया है, और हमें शायद हम प्रभारी भी नहीं हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम प्रभारी हैं। हम लोगों का काम वहाँ जाके, एक तो जो हालात वहाँ पे है, वहाँ गुंडागर्दी चरम पे है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बहुत ज़्यादा है। मैंने कभी किसी प्रदेश में दबंग टाइप भी नहीं। आप जाएंगे वहाँ, हम केंद्र सरकार में मंत्री हैं या कोई प्रदेश में मंत्री हैं, और लोगों से मिलेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कहीं ना कहीं हौसला बढ़ता है उनका। हौसला बढ़ाने की बात है, या आप कह सकते हैं जिस तरह हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, कुछ अपने अनुभव के आधार पर चुनाव लड़ने में कुछ सहयोग कर सकते हैं। शायद वोट हमारे मांगने से नहीं आएंगे, वहाँ वोट तो लोकल लोगों के मांगने से आएंगे, या मोदी जी या अमित शाह या हमारे बड़े नेता जो जाएंगे। हम सब जो लोग हैं वो शायद एक मैनेजमेंट की तरह आप कह सकते हैं, या पार्टी संगठन से मिलकर काम करने के लिए हम लोगों को वहाँ भेजा गया। तो आपने देखा, डॉक्टर संजीव बालियान का ये मानना है कि अमित शाह जैसे उनके जो पहले अध्यक्ष रहे हैं और आज गृह मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से माहौल पश्चिम बंगाल में बना दिया है, उसके बेस पर वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 200 सीट जीत सकती है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी के रूप में एक बड़ा चेहरा तो बीजेपी के पास ऐसा है ही, जिसके नाम पर आप पूरे देश में कहीं भी वोट मांग सकते हैं। बहरहाल, बीजेपी का 200 सीटें जीतने का ख्वाब वहाँ पर पूरा होगा या नहीं, ये तो वक्त की बात है। डॉक्टर संजीव बालियान बार बार जाते रहते हैं पश्चिम बंगाल, और
एक बार फिर वो दौरे पर जा रहे हैं। उनसे फिर बाद में फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे इस बारे में कि पश्चिम बंगाल में अब क्या माहौल है। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। हाय, दिस इज़ ज़ारा खान और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका आर्टिकल पढ़ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द वे ही आर्टिकुलेट्स देम। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, like and subscribe to his channel and hit the bell icon.